Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 सितंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है जिम्बाब्वे को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने परसों डिस्कस किया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो वीडियो देखा होगा। तो इस रिसर्च फाउंडेशन को देखते हुए आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये पर्टिकुलर फाउंडेशन को डिज़ाइन किया गया है एज अ फंडिंग बॉडी, यानी ये फंड्स प्रोवाइड करवाएगा ताकि साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर भारत के अंदर जो रिसर्च है इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर इस ANRF की जो गवर्निंग बॉडी है इसको चेयर करते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भी अगर हम देखें तो कई बार डिजीज़ एक्स के बारे में चर्चा हो चुकी है, जब से स्पेशली कोविड-19 आया है उसके बाद से। जैसे आप अपने सामने द हिंदू का एक एक्सप्लेनर सेक्शन का आर्टिकल देख पाएंगे, डिजीज़ एक्स को लेकर ये डिस्कशन करता है कि आने वाले समय का एक बड़ा पेंडेमिक होने वाला है, ये एक बड़ी महामारी। और उसी तरीके से केवल एक ही आर्टिकल नहीं, आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि जो नेक्स्ट पेंडेमिक है वो अपने रास्ते में है, जिसको नाम दिया गया है डिजीज़ एक्स। ये इतना खतरनाक होगा कि लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है, यानी कि लगभग 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इसको लेकर कई सारे जो ऑलरेडी यहाँ पर रिच पीपल हैं जो ग्लोबल लिस्ट में आते हैं वो वार्न कर चुके हैं कि आने वाले समय पर भयानक पैंडेमिक आने वाला है, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो आखिरकार मामला क्या है, डिजीज़ एक्स क्या होगा, कैसे हो सकता है, एक्सपर्ट्स की क्या राय हैं, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एग्जाम के लिए भी ये रेलिवेंट होने वाला है। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बीमारी को नाम दिया है डिजीज़ एक्स का। हुआ यहाँ पर यह है कि ब्रिटेन के वैक्सीन टास्क फोर्स के एक चीफ है जिनका नाम है डेम कैट बिंगम। तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो अगला पैंडेमिक होगा ये लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दे दिया है एक डिजीज़ एक्स का। और इसी समय पर अगर हम देखें कुछ डेली मेल की रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, उसमें एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो ये आने वाली महामारी होगी ये कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। अब कोविड-19 दोस्तों किस प्रकार से फैला ये हमारे सामने ही पूरी की पूरी घटना हुई है, जैसे हम लोगों ने देखा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इससे भी 7 गुना ज़्यादा खतरनाक, जिसके केसेस जल्दी यहाँ पर आने शुरू होंगे। ये एपिडेमिक यहाँ पर कह सकते हैं कि फैलेगा क्योंकि वायरसेस के अंदर में लगातार म्यूटेशन हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब दोस्तों ये वायरस के अंदर जो म्यूटेशन हो रहा है, ये जो वर्ड है म्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिकली कुछ चेंजेस हो जाना। तो वायरस के अंदर में समय समय पर हमेशा बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव से तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बदलाव से बहुत ही ज़्यादा भयानक इम्पैक्ट पड़ता है कि वो वायरस और भयानक हो जाता है। तो ये जो म्यूटेशन होते हैं इन्हीं की वजह से आगे चलकर आपने देखते होंगे कि वायरस का नया वेरिएंट आ गया है, ये नया वेरिएंट आ गया है। तो जो भी यहाँ पर नए वेरिएंट आते हैं वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं, यानी कि उस वायरस में कुछ अपने आप में चेंजेस हो गए हैं, बदलाव हो गए हैं, जिसके बाद एक नया स्ट्रेन हमको मिल गया है। तो वायरस हमेशा अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये चेंजेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो सवाल यह है कि डिजीज़ एक्स आने वाला है, इसको लेकर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, कई साइंटिस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या इसके सोल्यूशन के लिए हम कुछ कर रहे हैं?
तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले समय पर इस प्रकार की महामारी से लड़ा जा सके। और इस प्रकार से हो ये रहा है, 25 प्रकार के वायरसेस को स्टडी किया गया। और जो हमारे साइंटिस्ट का मेन फोकस है वो यही है कि भाई यहाँ पर जो वायरस एनिमल्स के अंदर में पाए जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, यानी कि ये जो पूरी बीमारी है ये फैलेगी कैसे, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों हो सकता है क्लाइमेट चेंज। कहोगे इतना साधारण सा प्रॉब्लम है? नहीं, देखो ये साधारण प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइमेट चेंज अपनी आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आज हम सीरियसली ले नहीं रहे हैं। लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, और लगातार जब टेम्परेचर बढ़ेगा नेचर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो अपने आप में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं जो नेचर के अगेंस्ट होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को फेस करनी पड़ेगी। तो हो ये रहा है, कहने का मतलब है जो ये वायरस हैं ये एनिमल से ह्यूमंस के अंदर में स्प्रेड होते हैं। जैसे कोविड-19 की बात करेंगे तो ज़्यादा कोई कन्फर्मेशन वाली रिपोर्ट्स नहीं देखने को मिली, बट जानवर से ही इंसानों में फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस। अब दोस्तों यही बोला जा रहा है डिजीज़ एक्स भी फैलेगा, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो ये रहा है, एक तरफ तो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीज़न है कि जो आज के समय पर ह्यूमन बींग्स हैं वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि लगातार जितने फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई हो रही है। अमेज़न फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, आज के समय पर उसकी भी लंबे समय से कटाई चल रही है। और ये सब फॉरेस्ट को काटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। नए नए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी, घर बनाए जाएंगे इसके आधार पर। तो इसकी वजह से होगा क्या, वो जो जंगल में जानवर रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? मॉस्किटोज़ हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बढ़ने लगेंगी। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने उनका घर तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। तो होगा यहाँ पर ये कि जो ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरियाज़ हैं ये जानवर वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हमारे ही एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ पे इन जानवरों में जो बहुत सारे वायरसेस या डिजीज़ प्रेजेंट होती है वो इंसानों तक पहुँचनी शुरू हो जाएगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जैसा हम चमगादड़ को देखेंगे तो बहुत सारे मतलब वायरस इसमें नेचुरली पाए जाते हैं, तो ये वायरस फैलने शुरू हो जाएंगे। तो एक फिजिशियन है जिनका नाम है नील वोरा, इनका कहना यह है कि देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आने वाले समय पर अगर हम देखें कि एक भविष्य की प्रॉब्लम होगी तो ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज आज भी बड़ी दिक्कत है और धीरे धीरे यहाँ पर ये दिक्कत बढ़ रही है, लोगों को अफेक्ट कर रही है, लोग मर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ने यहाँ पे ये भी रिवील किया है कि जो अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ आज फैल भी रही हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से फैल रही हैं। जितने भी जानवर या एनिमल्स आप देख पाएंगे वो अगर लो प्लेसेस में रहते हैं, मान लीजिए निचले हिस्से पे रह रहे हैं, वो एरिया लगातार गर्म हो रहा है, उस गर्मी से वो लड़ नहीं पा रहे, तो इस वजह से वो दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जा रहे हैं और ठंडे रीजन्स में माइग्रेट कर जा रहे हैं, कोल्डर प्लेसेस में माइग्रेट कर जा रहे हैं। तो जब कोल्डर प्लेसेस में दोस्तों वो माइग्रेट करेंगे तो ऐसे एरिया जहाँ पे कभी बीमारी पहुँची नहीं वहाँ पे भी बीमारियाँ पहुँचती चली जा रही हैं। तो कहने का मतलब है अर्थ के हर एक पोर्शन पर नई नई प्रकार की जो डिजीज़ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। फिर साइंस न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, देखो मंगूस जैसा एक एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है पोसम। ये पोसम का आपको फोटो देखने को मिलेगा। ये जो एनिमल है ये बहुत खतरनाक माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये पोसम्स देखने को मिलता है और ये एक बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं बुरुली अल्सर। बुरुली अल्सर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जहाँ पे बॉडी में घाव होना शुरू होता है और ये घाव धीरे धीरे एक्सपैंड होना शुरू कर जाता है। आप अगर लिटरली बुरुली अल्सर को सर्च करोगे गूगल पर, मैं बोल रहा हूँ आप फोटो वो देख ही नहीं पाएंगे, इतने डिस्टर्बिंग फ़ोटो हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा फ़ोटो मिला है जो कम डिस्टर्बिंग है, बट समझने के लिए यहाँ पे फ़ोटोज़ देखने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पोसम्स होते हैं जिसका फोटो आप बगल में देख पाओगे, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है, अगर टेम्परेचर में चेंजेस होंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर गर्म हो रहा है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये दूसरी जगह या दूसरे देशों को देखेंगे जो थोड़ी इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस के साथ में होगा, तो दोस्तों वहाँ पे ये भागना शुरू करेंगे। तो पोसम और ठंडी जगह न्यूजीलैंड में जाने की कोशिश करेंगे। लगेगा उन्हें यार क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलिया गर्म हो रहा है तो हमें यहाँ पर न्यूजीलैंड जाना चाहिए, वहाँ पे रहना शुरू करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, ये जानवर पता है बुरुली अल्सर जैसी प्रॉब्लम को फैलाता है, तो ये बीमारी अभी केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित है, धीरे धीरे यहाँ पर ये न्यूजीलैंड में जाएगी, फिर वहाँ से और जगह पर एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा जहाँ जहाँ पर ये जानवर पहुँचेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है। इस तरीके से दुनिया भर में
एक बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती हैं अगर हम क्लाइमेट चेंज के प्रति कोई एक्शन सही समय पर नहीं लेते हैं तो। अब एक चीज़ और बताई गई है, जो ह्यूमंस है, जो इंसान है आज के समय पर, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम उन्हीं जानवरों को यहाँ पर खा रहे हैं, है ना, अपने सर्वाइवल के लिए। कई सारे देशों में ऐसा है कि कुछ भी खा ही लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जाम्पल चाइना का है, थाईलैंड का है, उनका कल्चर है, अब वो खाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप देख पाएंगे कि मान लीजिए वो जो जानवर है वो किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में है या किसी और चीज़ के कांटेक्ट में है, तो वही चीज़ें यहाँ पर इंसान तक पहुँचेंगी, फिर वही इंसान यहाँ पर इस प्रकार की बीमारियों को दूसरे इंसान तक फैलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बीमारियाँ और बढ़ सकती हैं। इसको लेकर WHO ने यहाँ पर एक चेतावनी जारी की है कि हमें इसको लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट चेंज कोई यहाँ पर सिंपल टॉपिक नहीं है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिसको आज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने दोस्तों अभी डिजीज़ एक्स के बारे में पढ़ा, ये सभी चीज़ें या सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक PDF में कंपाइल करके दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। सभी डेटा आपको एक ऐसा PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो PDF मिलेंगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी। एक ऐसा ग्रुप आपको मिलेगा जहां पे आपका करंट अफेयर का कंटेंट पूरा तरीके से सिक्योर हो जाएगा। इधर उधर भागकर या डेटा को इकट्ठा करने की, PDFs कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक ही ग्रुप में सब कुछ प्रोवाइडेड है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर लेना। जब आप संतुष्ट हो जाओ तब जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 16 पर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको कवर करेंगे और GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे भारत और बांग्लादेश लगातार दोस्तों चर्चाओं में आ रहा है। बांग्लादेश में जो रिसेंटली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, सरकार गिर गई है, इंतरिम सरकार बनी, उस इंतरिम सरकार को वहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। इंतरिम सरकार वो होती है जो बिना इलेक्ट हुए आई होती है और अभी बांग्लादेश में कब इलेक्शंस होंगे ये भी हमको कुछ भी नहीं पता। तो प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर यह है दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़े दिनों पहले पढ़ाया भी था कि जो गौतम अडानी हैं उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र यानी मोहम्मद यूनुस को एक लेटर लिखा है और बांग्लादेश से बोला है कि भाई यहाँ पर आप अडानी ग्रुप का जो $800 मिलियन का पेमेंट है जो रह गया है, जो आपके ऊपर कर्जा है, प्लीज़ आप उसको पहले रिलीज़ कर दीजिए। तो अडानी ग्रुप पेमेंट की मांग कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारी जगह पर रिपोर्ट्स हैं कि अब इस मांग को लेकर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि भाई यहाँ पर आप प्लीज़ ये पेमेंट पहले रिलीज़ कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम अडानी या अडानी ग्रुप ये $800 मिलियन क्यों मांग रहा है? तो इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जाती है एक पावर प्लांट से, वो पावर प्लांट अडानी ग्रुप का है। अब ज़रा इस बात को सुनिए, यहाँ पे एक पावर प्लांट की बात होती है जिसका नाम है गोडा पावर प्लांट। गोडा पावर प्लांट हमारे भारत का बहुत ही ज़्यादा यूनिक पावर प्लांट है। अब वैसे तो देश भर में बहुत सारे पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो ये गोडा वाला पावर प्लांट है दोस्तों ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये भारत का पहला ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है जो कि 100% इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि बाकी सारे अगर पावर प्लांट्स को आप देख पाएंगे वहाँ पे बिजली का उत्पादन जो होता है वो हमारे देश के नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड होता है, देश में उस बिजली की सप्लाई हो रही होती है। लेकिन गोडा वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें जितना भी बिजली का उत्पादन होता है वो 100% एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम सीधा बांग्लादेश को यहाँ पर दे देते हैं। तो ये पावर प्लांट कहाँ पर है? झारखंड के गोडा में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग एक मैप देखेंगे तो जिससे आपको क्लियरेंस मिलेगा, ये आप देख पाएंगे झारखंड है, ये गोडा प्रोजेक्ट हो गया, ये सीधा बांग्लादेश में इस तरीके से बिजली को सप्लाई करते हैं।
और ये जो बिजली सप्लाई करने की बातचीत हुई थी बांग्लादेश के साथ में, ये बेसिकली एक अग्रीमेंट हुआ था 25 साल के लिए, जिसको नाम दिया गया 25 ईयर पावर परचेज अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट अडानी ग्रुप और साथ ही साथ में जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है इनके बीच में हुआ। तो लंबे समय से यहाँ पे अडानी ग्रुप इस पावर प्लांट से बिजली को सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश में। अब बिजली को सप्लाई करते करते पहले तो ये उधार $200 मिलियन का था, अब ये $200 मिलियन से बढ़कर सीधा $800 मिलियन का पहुँच गया है। तो $800 मिलियन अपने आप में रकम बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अडानी ग्रुप इसी रकम की मांग कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को इससे फ़ायदा भी होता है। सिंपल सी बात है। देखिए, बात यह भी है कि अडानी पावर ने हाईलाइट ये किया है कि जो भी पावर हम गोडा पावर प्लांट से भेजते हैं बांग्लादेश में, उससे बांग्लादेश को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बांग्लादेश पहले जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा था लिक्विड फ्यूल बेस्ड वाली, है ना, जो ऑयल वगैरह से यहाँ पे बनाई जा रही है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव पड़ती है। उसके बदले में हम इनको सस्ती बिजली दे रहे थे। फिर बांग्लादेश का जो ये पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी 2022-23 की रिपोर्ट ये बोलती है कि बांग्लादेश का टोटल जो बिजली का जनरेशन कैपेसिटी है, कितनी बिजली ये बनाते हैं, जून 2023 तक ये लगभग 24,911 मेगावाट तक का इनका टोटल कैपेसिटी था, जिसमें से 10% ये भारत से इंपोर्ट करते हैं। और उस 10% में 1496 मेगावाट सीधा गोडा पावर प्लांट से जाता है, यानी कि जो भारत से बिजली बांग्लादेश परचेज करता है उसमें से 6% सीधा यहाँ पे अडानी के इस प्लांट से जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्लांट बांग्लादेश के लिए रेलिवेंट है। तो अभी खबर ये भी आ रही है कि शायद अडानी ने ऑफिशियली यहाँ पर जो है ये बिजली को ब्लॉक भी कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, एक कंसर्न रहेगा, क्योंकि अगर ये पेमेंट नहीं हो पाएगा समय पर तो ये बिजली रोकनी पड़ेगी। वैसे कई बार इन्होंने बोला है, अडानी की साइड से स्टेटमेंट आया है कि बिजली नहीं रोकेंगे, एक एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर यहाँ पे ये सब कुछ डिसाइड हुआ है। बट कुछ रिपोर्ट्स कल ये बता रही थी, जिसको लेकर अभी कोई ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए हैं, बट धीरे धीरे हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि हाँ, ऑफिशियली ये बिजली ब्लॉक कर दी गई है, अब बांग्लादेश को ये पावर नहीं दी जाएगी। नाउ अब आप में से कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्या आ सकता है कि सर, अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी तो गोडा पावर प्लांट तो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कितने सारे लोगों को जो रोज़गार मिला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो आपने बोला कि इस प्लांट से जितना भी बिजली का उत्पादन होता है वो 100%, 100 का 100% हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर वो प्लांट बंद हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, उसको लेकर सरकार ने पहले इंतजाम कर दिया है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली पावर एक्सपोर्ट के जो नियम होते हैं उसमें कुछ बदलाव कर दिया था। बदलाव ये कर दिया था कि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि मान लो अगर ये गोडा पावर प्लांट है जो केवल एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके पास में डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, तो अगर आने वाले समय पर कोई भी सिचुएशन बेकार होती है बांग्लादेश के साथ में, तो गोडा पावर प्लांट अपनी बिजली को हमारे देश में सप्लाई कर सकेगा। तो ये अग्रीमेंट दोस्तों ऑलरेडी हो चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मतलब ये पावर के अंदर में बदलाव हो चुका है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि इस नियम के बेसिस पे हमारे बांग्लादेश के ऊपर में इतनी डिपेंडेंसी रहेगी नहीं। अगर गोडा पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली सप्लाई नहीं करेगा तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में डोमेस्टिकली ये सप्लाई कर पाएगा। ये इसको यहाँ पर ताकत दे दी गई है। तो पावर प्लांट बंद नहीं होगा, आराम से काम करेगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है पावर प्लांट की लोकेशन वगैरह, तो झारखंड में है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करने वाले हैं। क्या बात हो रही है? जो इन्फ्लेशन है वो अंडर दी 4% है, बट वेजिटेबल प्राइसेस वापस से बढ़ते हुए नजर आए। मामला क्या है, ज़रा ये सुनिए दोस्तों। देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए, इकॉनमी को लेकर कई सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार के कन्फ्यूजन्स होते हैं। इकॉनमी में सर इन्फ्लेशन को लेकर डेटा आता है ना, और भी कई सारा आईआईपी का डेटा आता है, प्रोडक्शन का डेटा आता है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आता है। तो क्या वो डेटा हमें याद रखना है? प्लीज़ दोस्तों, ये बेवकूफ़ी होगी। वो डेटा को याद रखोगे तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि इस महीने इन्फ्लेशन इतना है, उस महीने इन्फ्लेशन इतना है। ये सब ऊपर नीचे होता रहेगा। इकॉनमी के अंदर में मेजर चीज़ जो पूछी जाती है वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे बात हो रही है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन वर्क कैसे करता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है वेजिटेबल प्राइसेस की, तो सीपीआई की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ना, नंबर्स पे इतना ध्यान मत दिया करो। जब नंबर्स पे ध्यान देना होता है तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया हमें अगस्त के महीने में।
जुलाई में 3.6 था, अगस्त में ये 3.65% हो गया, वो इस रिपोर्ट का कहना है। फिर इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि फिर भी 3.65 है ना, तो जो हमारा टारगेट है उस टारगेट के अंडर में ही है, ये 4% के अंदर अंदर है। लेकिन 4% के अंदर होने के बावजूद भी जो सब्जियों के दाम है दोस्तों वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, वो अभी भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वेजिटेबल प्राइसेस बढ़े हैं ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा देख पाएंगे 2023 से ऊपर नीचे ये होता हुआ नजर आया है। तो अभी के समय पर अपना कम हुआ है, टारगेट के दायरे में है, बट वेजिटेबल के प्राइसेस ज़्यादा हैं, वो इस रिपोर्ट ने क्लियर किया। अब इस छोटे से आर्टिकल को पढ़ने के लिए या इस बेसिक से चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना है तो सीधा यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़िए दोस्तों। और पढ़ना क्या है वो भी टेंशन मत लो, सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा, रेडीमेड सब कुछ डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। कुछ नहीं करना, वीडियो देखो, पीडीएफ पढ़ लेना शाम को सोने से पहले एक बार, बाकी अपने स्टैटिक पोर्शन पे लग जाओ, तैयारी करो, क्योंकि मेन पर्पज़ है आपका सिलेक्शन लेना और हमारा काम है आप वो सिलेक्शन ले पाएँ, उसको अचीव करवाना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस होते हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं हम लोग, महंगाई जिसको बोला जाता है ना। तो अब होता यह है कि मान लो कोई नॉर्मल फूड है, क्लॉथिंग है, हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हमारे जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दाम अगर बढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन कहलाएगा, महंगाई कहलाएगी। समझ गए इस बात को, बेसिक चीज़ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये इन्फ्लेशन वर्क कैसे करता है। देखिए, इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई बढ़ती है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, या इसमें अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तीनों में क्या फ़र्क है ये समझिए दोस्तों। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, जब किसी गुड या सर्विस की जो डिमांड है वो उसकी ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। कहने का मतलब है कि भाई मार्केट में एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, अब जो ये प्रोडक्ट है क्या है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, एकदम से मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, लेकिन उसका प्रोडक्शन इतना तेज हो ही नहीं पा रहा है, कंपनी उसके बना ही नहीं पा रही है, डिमांड ही डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, उस प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं, जो उसके दाम है वो मार्केट में बढ़ जाएंगे। अगर उसकी सप्लाई बैलेंस हो जाएगी तो वो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है बट डिमांड ही डिमांड हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा सामान। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे थे, कोई सामान बना रहे थे, वो सामान बन रहा था पहले 10 रुपये का, अब उस सामान में लागत ज़्यादा लगने लगी, या सामान में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो महंगा हो गया, यानी प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो अगर महंगा हो जाता है, वो 10 रुपये का सामान जो पहले बन रहा था वो 20 रुपये का बन रहा है, तो मार्केट में भी तो महंगा बिकेगा ना। कहने का मतलब है पहले 10 रुपये का बन रहा था तो 20 रुपये का मार्केट में बेच रहे थे, अब 20 रुपये तो केवल उसकी बनावट है, प्रोडक्शन ही 20 रुपये का है, तो क्या अब भी 10 रुपये में या 20 रुपये में बेचेंगे, नहीं, अब उसको ज़्यादा महंगा बेचेंगे। तो जब भी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है तब भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये होता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सिंपल हो गया। फिर एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जब जब हमारे प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर में, तब जो लोग लेबर काम कर रही होती है कंपनी के अंदर में, वो भी यहाँ पर अपने वेजेस को बढ़ाने की मांग करती है कि भाई यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, हमारी जो वेजेस जो तनख्वाह है वो भी तो बढ़नी चाहिए, नहीं तो हम सस्टेन कैसे करेंगे। जैसा इन्फ्लेशन हो रहा है वैसी वेजेस भी होनी चाहिए ताकि अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं, वेजेस भी बढ़ती हैं, तो उसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये तीनों प्रकार की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई हैं और आप किसी को भी समझा पाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि सर क्वेश्चन यह है कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, कैसे मापा जाता है इंडिया के अंदर में। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो मेजर करती हैं, और स्पेशली इसके लिए एक पूरा मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारे इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम करता है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि इंडिया में जब भी महंगाई को मापा जाता है तो दो तरीके से नापा जाता है, एक होता है WPI और एक आता है CPI। WPI दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब दोनों के बीच में फ़र्क क्या है ये भी समझ लो यार, है ना, हाथों हाथ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। देखिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, नाम से पता चल रहा है होलसेल, यानी जब आप थोक में सामान को परचेज कर रहे होंगे
जब आप बल्क में गुड्स एंड जो सर्विसेज होती हैं उसको डील कर रहे होंगे, मतलब सर्विसेज नहीं, होलसेल में केवल गुड्स को ही डील किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो जब आप थोक में सामान को डील कर रहे होंगे, उसके प्राइसेस जब चेंजेस हो रहे होंगे, उसके प्राइसेस में जब बदलाव हो रहे होंगे, तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अमाउंट्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द लेवल ऑफ होलसेल, वो कहलाएगा हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है, जो डेली बेसिस पे रोजमर्रा की जिंदगी में हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेशनरी का सामान, हेल्थ केयर का सामान वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, उसके जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस के माध्यम से, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साइट से। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स को मेजर करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर किया जाता है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर केवल कुछ ही कंट्रीज में इंक्लूड होता है। ठीक है, मतलब कुछ ही कंट्रीज यहाँ पर इसको यूज़ करती हैं, जिसमें इंडिया भी है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़्यादातर देश यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका WPI और CPI के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर। देखिए दोस्तों, आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में कई सारे एडिटोरियल्स भी हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं। तो एडिटोरियल डिस्कशन में आज आपके अखबार में पेज नंबर 11 पर यह आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में होता यह है कि हर फ्राइडे को एक पॉडकास्ट पब्लिश होता है, जहाँ पे दो राइटर हैं जो मिलकर एक टॉपिक पे डिबेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ अरुण कुमार हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स JNU के, और दूसरी तरफ यहाँ पर NR आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके डायरेक्टर हैं। दोनों इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। ये बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि ये टाइम सही है क्या इंडिया को यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसका इंट्रोडक्शन पता है, उसका डेफिनेशन पता है कि वो एग्जैक्टली क्या है, उसके फ़ायदे नुकसान पता है, कंक्लूजन पता है, तो उसके अलावा आपको क्या ज़रूरत है, कुछ और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक के यही 4-5 पॉइंट्स यानी 4-5 डायरेक्शंस को कवर कर लोगे तो काम खत्म है। नाउ चलिए, अब फिलहाल मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में, कई बार यहाँ पर ये टॉपिक चर्चाओं में रह चुका है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता क्या है। आइए मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। ये जो वर्ड है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आप समझ रहे हैं, यानी कि सभी लोगों के लिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता है। सभी लोगों के लिए एक बेसिक सी इनकम यानी बेसिक सी आय डिसाइड कर दी जाए, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल इनकम। ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जहाँ पर एवरी एडल्ट सिटीज़न, ध्यान रखना, हर एक जो एडल्ट सिटीज़न 18 से ऊपर है उसको एक प्रकार का अमाउंट दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। दुनिया में कई सारी सरकारें ये कर रही हैं। मान लो मंथली आपने क्या कर दिया, जो हमारे देश में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मंथली यहाँ पे आप उस परिवार में जो एडल्ट पर्सन है, हर एक एडल्ट व्यक्ति को 4,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000 रुपये दे रहे हैं, ताकि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, मान लो सब नहीं लेकिन 5,000 रुपये अगर आपको महीना मिल रहा है तो आप महीने का खर्चा खाने पीने का निकाल लेंगे। लेकिन ये 5,000 रुपये एवरी एडल्ट सिटीजन है। आप मान लो यहाँ पर एक परिवार में 2 जने हैं, 3 जने हैं, तो उसके टोटल मिला के 15,000 हो गए। 3 जने हैं तो 2 जने हैं तो 10,000 रुपये हो गए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जब ऐसा इनकम डिसाइड करती है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि हाँ इतनी आय आपको मिल जाएगी कि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसको आप पूरा कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सर अगर लिखने को आ गया तो हम क्या लिखेंगे। तो दोस्तों, यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक प्रकार का सोशल वेलफेयर प्रपोजल है, ध्यान रखिए, जिसमें जितने भी सभी बेनिफिशियरीज होंगे उनको रेगुलर बेसिस पे एक गारंटी इनकम मिलेगी जो सरकार देगी, और उस इनकम पे कोई भी कंडीशंस नहीं होंगी। आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से उसको खर्च कीजिए जैसे भी आपको खर्च करना है। तो जो गोल होता है बेसिक इनकम सिस्टम का वो ये होता है देश में गरीबी कम की जा सके। जैसे आज कई सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, एक समय पे खाना मिल पाता है, हंगर ज़्यादा है, तो सरकार क्या कर रही है कि भाई यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये हर एक एडल्ट सिटीजन को, देखो ये इनकम बढ़ भी सकती है, 5,000 से 8,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो मैं एक सपोज्ड वे में आपको बता रहा हूँ
कि मान लो 5,000 रुपये सेट कर दिया, 5,000 रुपये वो पर एडल्ट सिटीज़न को दे रहे हैं, तो उसको वो मिलेगा तो वो महीने में एक अच्छा खाना यानी अपनी बेसिक जो ज़रूरत है उसको पूरी कर पाएगा। तो हमारा इस बेसिक इनकम सिस्टम का मेन गोल क्या होता है? गरीबी को कम करना और जितने भी दूसरे सोशल प्रोग्राम वगैरह हैं उन सबको हटा देना, क्योंकि अब यहाँ पर आपको प्रॉपर एक अमाउंट मिल रहा है आपके हाथ में, तो आप अपना उत्थान कीजिए उस अमाउंट का यूज़ करके। समझ गए? ये बात आपको क्लियर हो गई? तो दोस्तों यहाँ पे इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं आप अपने सामने ये पर्टिकुलर लिस्ट देख पाएंगे। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फ़ायदा क्या हो सकता है? पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, यानी कि गरीबी को कम किया जा सकेगा, लोगों तक इनकम पहुंच पाएगी, इक्वल इनकम यहाँ पे सरकार सभी लोगों को दे रही होगी। तो कहने का मतलब कोई गरीब नहीं होगा। पता है कि यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन में वो व्यक्ति है तो उसको इतनी आय महीने की मिल रही होगी, तो वो अपनी बेसिक ज़रूरत जैसे खाने पीने का, हेल्थ का खर्चा, एजुकेशन का और घर का खर्चा निकाल पा रहा होगा। समझ गए? दूसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे तो हेल्थ स्टिमुलस, कहने का मतलब यह है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक आय मिल जाती है तो इससे उस व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी क्योंकि वो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा रहा होगा। दूसरा उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो पाएगा क्योंकि अब उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं है। पहले उसे पता था यार मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा टेंशन है, कैसे कमाऊँ कैसे करूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा, गरीबी को लेकर जो उसकी इनसिक्योरिटी थी वो कम हो जाएगी। इससे लोगों को अच्छा हेल्थ केयर मिल पाएगा, साफ सफाई मेंटेन कर पाएंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो पाएगा। तो ये है दूसरा। तीसरा यहाँ पे आप देख पाएंगे इससे वेलफेयर सिस्टम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो पाएगा, है ना। जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं वो यहाँ पर बढ़ पाएंगे। यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या करेगा, एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देगा कि भाई आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही, गारंटी इनकम है ये, इतना पैसा आपके महीने में मिलना ही मिलना है। तो आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके पास में फ्रीडम है, आप अपनी चॉइसेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से काम, एजुकेशन या पर्सनल जो अपनी ज़िंदगी है उसको जी सकते हैं। समझ गए? और इससे यहाँ पर बोला यह जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इससे इकॉनमी बूस्ट होगी। कहोगे ऐसा कैसे? देखो, क्योंकि यहाँ पे जब इन सब लोगों के पास में पैसा आ रहा होगा, अब सभी लोगों के पास में पैसा आ रहा है, गरीबी नहीं है, तो जो मनी है वो डायरेक्टली लोगों के हाथ में है, वो उसको स्पेंड करेंगे, खर्चेंगे मार्केट के अंदर में, जिससे इकॉनमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लोकल बिजनेस बढ़ेंगे, डिमांड्स बढ़ेंगी गुड्स एंड सर्विसेज की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लोगों को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, है ना। लोग बड़े बड़े रिस्क ले सकेंगे बिजनेस करने के लिए। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर सिक्के के दो पहलू। ये फ़ायदे हो गए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के, लेकिन इसके नुकसान भी तो है ना बहुत सारे। कहोगे सर सब कुछ अच्छा ही तो लग रहा है, क्या दिक्कत है? गरीबी कम हो रही है, पहली बात, यहाँ पे लोगों के पास में पैसा आ रहा है, लोग अपने हिसाब से जी पा रहे हैं, तो नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान यहाँ पर यह है कि इसमें खर्चा बहुत आएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम सुनने में अच्छा है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। यहाँ पे टैक्सेस बहुत काटने पड़ेंगे। टैक्सेस गवर्नमेंट अगर ज़्यादा चार्ज करेगी, है ना, जो ज़्यादा अमीर हैं जिनके पास ज़्यादा अर्निंग्स है उनसे टैक्सेस चार्ज करने पड़ेंगे, बहुत सारा टैक्स कमाएगी तभी तो ये पैसा दे पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की अगर कमाई नहीं होगी तो कहाँ से वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देगी, है ना। तो हायर टैक्सेस को चार्ज करना पड़ेगा, जैसे और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, मार्केट से पूरा डिसरप्ट हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि एक मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर में ना जो सोच है उसमें बड़ा खतरनाक बदलाव आएगा। सोच क्या है भाई, लोगों को पता है क्योंकि ये गारंटी इनकम है, उन्हें पता है कि भैया मुझे महीने की इस तारीख को ये 5,000 या 10,000 जो भी होगा वो मिल जाएगा। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, चारों का पैसा आएगा, आराम से यहाँ पे हमारी ज़िंदगी कट रही है, क्यों करने जाए कोई काम, है ना। तो इससे क्या होगा, जो मोटिवेशन है काम करने का, मेहनत करने का, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने का, अपने आप को एफिशिएंट बनाने का, वो यहाँ पे सब खत्म। इंसान क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, एक आलस ज़िंदगी में भरा रहेगा कि पता है भाई ये पैसा आना है, कुछ नहीं करना, पैसा आएगा इस तारीख को, निकालेंगे, खाएंगे, काम खत्म, अगली तारीख को फिर आ जाएगा, तब तक मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई ना नई स्किल गेन कर पाएंगे। जैसे आज उन्हें पता है कि वो जो नौकरी करनी है, मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे ये करना है आगे लाइफ में, तो उसके लिए मुझे ये सीखना होगा, ये कोर्स करना होगा, ये स्किल गेन करनी होगी। ये सब कोई कुछ नहीं करेगा। एजुकेशन आज लेनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो ये सब कुछ चीज़ें आज चल रही हैं। बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बाद में लोगों की जो दिलचस्पी है इन सब चीज़ों में वो ख़त्म हो जाएगी, लेजीनेस लोगों में आनी शुरू हो जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? डिपेंडेंसी की। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में सबसे बड़ा जो दिक्कत होगा वो गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे।
एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई निर्भर बन चुके हैं सरकार के ऊपर में, अब वो कुछ खुद से नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनकी खुद की पर्सनल ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है। अब मान लो गवर्नमेंट इतना कुछ नहीं कर पाती है, आगे कोई प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? अब आप थोड़ा बहुत जो लायक थे वो भी ख़त्म हो गया है, आपके अंदर क्रिएटिवनेस ख़त्म हो गया है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। समझ गए? तो ये इसके यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यूनिवर्सल इनकम की जो बात है ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बहुत समय से चल रही है। 1938 में यहाँ पर मिनिमम इनकम स्टैंडर्ड को लेकर डिस्कशन शुरू होता है। 1964 में प्लान लेकर आया गया इस प्रकार के प्रोग्राम को शुरू करने का। फिर 2011-12 में 2 पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करे गए 8 गाँव में मध्य प्रदेश के। 2016-17 में यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट भी किया कि जो 75% बॉटम पॉपुलेशन, उनके लिए इस तरीके की चीज़ें लाई जाएँ। फिर उसके बाद अभी थोड़े समय पहले की बात है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने बोला कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाएंगे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर लगातार डिस्कशंस हो रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, इसमें कुछ नुकसान भी फेस करने को मिल सकते हैं। वो नुकसान क्या है वो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दूसरी तरफ कि क्या दुनिया में भी ये कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है या केवल भारत ही इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है। दोस्तों दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट अपनाए जा चुके हैं। जैसे यूएस के अंदर में जो अलास्का है, अलास्का ने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अपनाया। अब जगह बड़ी है, आबादी कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑयल गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑयल का जो रेवेन्यू होता है उसी पे यहाँ पर जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू है डिविडेंड से या सारी चीज़ें हैं, उस प्रॉफिट को यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर ऐसे यहाँ पर बात हो रही है कैलिफोर्निया की, इन्होंने भी यहाँ पर इस प्रकार के इनकम को लॉन्च किया। फिनलैंड की बात करेंगे तो ये स्कीम फिनलैंड में 2017 में स्टार्ट हो गई थी कि 2000 जॉबलेस लोगों को क्या होगा, यहाँ पर ये इतना बेसिक इनकम प्रोवाइड करवाएंगे हर साल। कीनिया यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लेकर आया। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स कई सारी जगह पर टेस्ट करे गए। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर बेसिक इनकम देने की बात की गई है, लेकिन कई सारी जगह पर इसमें फेलियर भी हुआ है। और अब क्वेश्चन ये है कि सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मैं आपको एक डिबेट दूँ, जैसे कि अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के आप फॉर में रहेंगे या अगेंस्ट में रहेंगे? आप इसको सपोर्ट करेंगे? अगर सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, एकदम ठोस रीज़न के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिखना। और इसके अगेंस्ट में है तो क्यों आप अगेंस्ट में है वो अपना ओपिनियन लिखना। और जो तीसरा रास्ता देखते हैं वो, चलो मैं आपको तीसरा रास्ता ही बताता हूँ कि मान लो यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम लोग नहीं लाते, लेकिन उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी तो हो सकते हैं ना सर। कुछ ऑल्टरनेटिव ले लो आप। जैसे पहला ऑल्टरनेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आज हम अपना भी रहे हैं, है ना। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या होगा कि डायरेक्टली सरकार क्या करती है, कुछ चीज़ों के ऊपर में सब्सिडी दे रही है और वो सब्सिडी सीधा बैंक अकाउंट के अंदर में दे दी जाती है। तो जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको यहाँ पर जो पैसा आया है उसी सब्सिडी से यहाँ पर अपना काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी लेवल बढ़ पाएगा, है ना। इसमें करप्शन वगैरह की जैसी चीज़ें कम हो जाती हैं, लीकेज कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में वो पैसा मिल रहा है। तो स्कीम है पीएम किसान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसे कई सारी स्कीम चल रही हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं। फिर या दूसरा काम हम कर सकते हैं, दूसरा काम हो सकता है सीसीटी। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, यानी सरकार कैश ट्रांसफ़र करेगी आपको, लेकिन कुछ कंडीशंस के बेसिस पे। ये कुछ ऐसी स्कीम होंगी जहाँ पे केवल गरीबों को कवर किया जाएगा। मान लो कोई पुअर हाउस होल्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको कवर किया जा रहा है, ठीक है, कि भाई उनको केवल हम पैसा देंगे ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, अच्छा खाना खा सकें, हेल्थ चेकअप का यहाँ पे ध्यान रख सकें, है ना। ये हो सकता है। या एक और चीज़ हो सकती है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। आप ये कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जैसे एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है? लोगों को पहले यहाँ पर काम करवाना, उनको यहाँ पर उनकी मेहनत से नहीं छोड़ना है। जो अनस्किल्ड लेबर है वो लेबर का पहले काम करेंगे, उसके बदले में सरकार यहाँ पे उनको जो मजदूरी है वो देगी। तो आप ऐसा स्कीम लेकर आ सकते हैं जहाँ पर आप रोज़गार दें, रोज़गार के बदले में वो बेसिक जो पेमेंट है वो प्रोवाइड करवाएं। फिर एट द लास्ट यहाँ पे चौथी एक ऑल्टरनेटिव और हो सकता है, वो हो सकता है यूनिवर्सल बेसिक सर्विस। आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जगह बेसिक सर्विस ले आओ। कहोगे ये क्या, एक अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया क्या? देखो बेसिक सर्विस की पहले बात हो चुकी है, कई एडिटोरियल लिखे चुके हैं, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक सर्विस में क्या होता है, आप इनकम पे फोकस मत करो कि बेसिक इनकम फ्री फंड में हम पैसा दे देंगे, इससे यहाँ पर लोगों में लेजीनेस बढ़ेगा। इससे अच्छा यहाँ पर क्या है कि इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एक सबसे ऊपर आप ध्यान ये दीजिए कि आप एसेंशियल सर्विस लोगों को प्रोवाइड करवाएं। आप सीधा पैसा मत दो, बेसिक इनकम तो, बेसिक सर्विस तो दे सकते हैं ना, फ्री एजुकेशन दे सकते हैं,
हेल्थ केयर दे सकते हैं, साफ़ पीने का पानी दे सकते हैं, साफ़ सफाई दे सकते हैं, ये सब काम हो सकता है। तो ये सब सर्विस यहाँ पर जब सिटीजन्स को मिलेंगी तो गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ पर जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ा रही होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोगों के अंदर में जो क्रिएटिवनेस और जो प्रोडक्टिविटी जैसी चीज़ें हैं वो ख़त्म भी नहीं होंगी। बाकी आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़रूर लिखना और विद प्रॉपर रीजंस। फिर से बोल रहा हूँ, रीज़न लिखे बिना मत जाना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आई होप आज डिस्कशन में मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार शानदार आर्टिकल्स हैं। दूसरा आर्टिकल भी बहुत काम का है। जैसे ये जो पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम डिस्कस किया हमने, ये मेंस के लिए रेलिवेंट है। ये वाला आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, मैं ये भी बताता चलूँगा, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है SCOS के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में। SCOS की फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। हुआ यहाँ पे एक्चुअली ये कि अभी ना सेंसस की बात हो रही थी, जनगणना की। तो सेंसस वैसे जो हमारा होना था वो अभी 2021 में होना था, लेकिन वो सेंसस हो नहीं पाया। सेंसस क्या होता है? जहाँ पे हम जनगणना करते हैं, अपने देश की पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल कर बताते हैं, ठीक है। अब हर 10 साल में जनगणना होती है। लास्ट जनगणना हुई साल 2011 में। अब भाई यहाँ पर हो गए थे 10 साल, तो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में आ गया कोविड-19, जिस चक्कर में जनगणना नहीं हो पाई। अब 2024 आ गया, 2024 भी खत्म होने वाला है 3-4 महीने बाद। तो दोस्तों यहाँ पे जनगणना अभी तक नहीं हुई। इसको लेकर एक पैनल गठन किया गया था जो डिस्कशन या बातचीत कर रहा था। उस पैनल का नाम यही था स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अब क्या हुआ, इस स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स को भी डिसॉल्व कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब यहाँ पे जनगणना पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। ये था मुद्दा। इस वजह से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई। तो दोस्तों यहाँ पे 14 अलग अलग मेंबर्स हैं। 14 मेंबर का ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स था, जिसको यहाँ पे प्रणब सेन जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे। लेकिन ये पूरे के पूरे कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहना यह है कि भाई एक और कमेटी है जो ऑलरेडी इस टॉपिक पे काम कर रही है, वो है स्टीयरिंग कमेटी, जो नेशनल सैंपल सर्विस के लिए वर्क करती है। तो वो काम कर रही है, तो आप क्यों काम करेंगे? तो इसलिए SCOS को हटा दिया। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि एग्जाम में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं सीधा SCOS के बारे में। देखिए यहाँ पे बोला है कि SCOS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका रोल क्या होगा, है ना, और यहाँ पे कैसे ये काम करेगा। चलिए, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो इस बॉडी को बनाया गया था साल 2019 में, ताकि यहाँ पर ये क्या करे, हमें ऑफिशियल डेटा को लेकर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करवाए। अब क्वेश्चन ये, इस बॉडी की ज़रूरत क्या है? तो जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होते हैं, जो इकोनॉमी को लेकर एडवाइस करते हैं हमारे सीधे प्रधानमंत्री को, तो EAC के चेयरपर्सन विवेक देबरॉय थे। इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर डिस्कशंस किए, बातचीत की, भाई हाँ इस तरीके से हमारे पास में एक बॉडी होनी चाहिए। और हमारे पास में जो स्टैटिस्टिकल सर्विस आज के समय पर वो वहाँ पे कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, इसलिए एक सेपरेट बॉडी होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब होता यह है कि उसी के आधार पर हमारे पास में ये स्टैटिस्टिकल कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, सॉरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2019 में वैसे यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। अब इसका पूरा वर्क क्या है वो समझिए। देखिए, ज़्यादा बड़े लेवल पर कवरेज करने के लिए इस पूरे कमेटी का जो पैनल बनता है इसमें 16 मेंबर्स तक हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बोला यह जा रहा है इस बॉडी का काम क्या है कि अलग अलग सर्वे, सैम्पलिंग, डिज़ाइन, सर्वे मेथड, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखना। कहीं पर मान लो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा है, कुछ कमियाँ हैं, तो उस कमियों को यहाँ पर पता लगाना और उन कमियों में सुधार करना। हमारे जो डेटा है उस डेटा में इम्प्रूवमेंट लेकर आना, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके। तो ये सब काम यहाँ पर इस SCOS का होता है, ठीक है। फिर एट द लास्ट यहाँ पे जो पूरा पैनल बैठा होता है वो एक पूरा स्टैटिस्टिक्स तैयार करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रिपोर्ट आती है, फिर उस रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है और फिर एट द लास्ट उसको अप्रूवल देने का काम NSC का होता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। वो यहाँ पे उसके पास में एक अथॉरिटी होती है कि वो उस रिज़ल्ट को, जो फाइनल रिज़ल्ट आया SCOS ने दिया है, उसको अप्रूवल देने का। तो ये यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, इस आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि हमारा जो सेंसस है इसके आज के समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी का कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, बट हो नहीं पाया अभी के समय पर। तो होगा क्या, 2024 में अभी कोई ऐसा चांस दिख नहीं रहा है होने का। आने वाले समय पर ही यहाँ पर ये सेंसस होगा।
तो काफ़ी डिले हो जाएगा। वो 10 साल की जगह 15-16 साल का यहाँ पर डेटा निकल कर आएगा और फिर आगे प्रोसेस होने में उसे समय लगेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स का कहना यह है कि जो 2011 वाला जनगणना होता है ना, उसका डेटा भी आज तक हमें मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, वो भी रिलीज़ होता रहता है। तो समय लगता है उस डेटा को रिलीज़ करने में, क्योंकि वो ह्यूज डेटा है और अब तो पॉपुलेशन और ज़्यादा है। तो इस वजह से बोला जा रहा है जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ख़त्म हो पाएगा, अदरवाइज अटके रहने का ये सेंसस। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। ये भी बिल्कुल उसी पेज पर है जिस पेज पे ये है, उस पेज पे, यानी जो हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला है, पहले ये आर्टिकल है और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाला पब्लिश किया गया है। तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में दोस्तों एक और टॉपिक चर्चा में है और ये भी प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। बात हो रही है CSTT के बारे में। ये एक पर्टिकुलर बॉडी है। इस बॉडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। तो ये वह बॉडी है जिसका मेन काम क्या होता है, हमारी साइंटिफिक जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उनको यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में डिफाइन करके प्रोवाइड करवाना। तो ये रिसेंटली चर्चाओं में आई है, चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा आई, क्योंकि इसका एक अपना प्लेटफॉर्म भी है शब्द.com करके। फिर उसके बाद यहाँ पे यही बोला जा रहा है CSTT क्या है, इसका मेन काम क्या है, नई वेबसाइट क्या है, कैसे यहाँ पर यह यूज़ की जाती है, तो वो एक्सप्लेन किया गया है। आइए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में प्रॉपर नोट्स के साथ में डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ। तो खबर यहाँ पे क्या है? खबर यह है कि हाल ही में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो ये बॉडी है, इन्होंने एक अलग से यूनिक वेबसाइट को लॉन्च किया। और उस वेबसाइट में क्या होगा कि उस वेबसाइट पर जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, साइंस से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको हर एक 22 ऑफिशियल भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो 22 भाषाएं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है। तो जो 1222 हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी हैं, ये मैं आपको ऑफिशियल भाषाओं की बात कर रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। तो उन 22 भाषाओं में वो टर्म्स के मतलब आपको पता चल पाएंगे, तो आप किसी भाषा में उस मतलब को समझ पाएंगे। तो ये काम यहाँ पर इस बॉडी का, यानी ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव से काम करती है। तो GS पेपर नंबर 2 एजुकेशन से भी इस आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे। वैसे इस बॉडी को बनाया गया था दिसंबर 1960 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी यहाँ पर साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स होते हैं हिंदी के अंदर में या दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर में, उन भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जा सकें जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म हैं। और इस बॉडी को दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनाया गया था। दिसंबर 1960 में बनाया तो सही, लेकिन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 क्लॉज 4 के अंडर में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो बॉडी है ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, दो तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए CSTT कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है, तो वह है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से मंत्रालय में काम करता है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। देखिए, इसी मिनिस्ट्री के अंदर में ये डिपार्टमेंट आता है, मंत्रालय के अंदर में ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। बाकी CSTT का जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में है। बेसिक चीज़ है, अगर आपको कहीं पे, देखो ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। कोई बॉडी ऐसी आ गई जिसको लेकर कन्फ्यूज़न है, न्यू दिल्ली मार देना, ठीक हो सकता है यहाँ पर सही हो। ज़्यादातर बॉडीज़ के यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो होता यह है कि हाल ही में जो हमारा CSTT है, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। उस वेबसाइट, उस पोर्टल का नाम है शब्द.education.government.in। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पोर्टल का मेन पर्पस क्या है? ये आपकी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। यहाँ पे सभी डेटा है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह हैं, इनको यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किया जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, यही तो बोला गया है कि भाई जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको सभी भारतीय भाषाओं में यहाँ पर सिखा कर देना, सभी भारतीय भाषाओं में प्रोवाइड करवाना, ताकि किसी भी लैंग्वेज का पीपल हो उसको आराम से वो टर्म्स का मतलब समझ में आए। तो उसका पूरा का पूरा एक डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, CSTT क्या है, कैसे काम करता है, ये समझ में आ गया। चलिए फिर आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। आज के ही अखबार में पेज नंबर 17 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने इन्फ्लेशन को लेकर डिस्कशन किया था, वैसे ही मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हमारे हर महीने का डेटा होता है कि भाई इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा ग्रो किया है। तो जुलाई के महीने में जो आपकी बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है वो 4.8% से हुई है, वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। अब ये 4.8%, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल में बात हो रही है इस इंडेक्स के बारे में जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
क्योंकि यही इंडेक्स हमें ये दर्शाता है कि हमारे देश में किस पर्टिकुलर महीने में इंडस्ट्री में किस प्रकार से उत्पादन हुआ है या कितना उत्पादन हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ अगर सर्च करनी है, देखना है, तो आप आईआईपी यानी इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देख सकते हैं। तो बात ये करता है कि भैया जुलाई का महीना जो अभी हमारा निकला है उसमें 4.8% से इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है, यानी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई है, प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है। सिंपल सी बात है, बस खाली ये यहाँ पर बताया गया। जबकि इससे पहले यहाँ पे जून वाला जो महीना था उसमें 4.7% था, तो 0.1% से यहाँ पर थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ जुलाई के महीने में, वो हमारे इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। अब देखिए हर एक इंडस्ट्री में कितना परसेंटेज बढ़ोतरी हुई, कितना गिरावट हुआ, वो एक्सप्लेन किया गया है। मैं फिर बोलूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो सीधा यहाँ पर आर्टिकल पढ़ो। और अब आता है मेन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी है क्या, कैसे काम करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आईआईपी है दोस्तों, एक प्रकार का ऐसा इंडिकेटर है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे देश के अंदर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर में उत्पादन हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करने का काम करता है। अगर बढ़ रहा है तो बता देगा कि भाई आईआईपी में यहाँ पर इस बार इतनी बढ़ोतरी हुई है, कम हुआ है तो वो बता देगा। अब सवाल यह है, ये जो इंडेक्स है, अब इंडेक्स है तो कोई ना कोई तो तैयार करता होगा। कौन तैयार करता है? देखिए, इसको कंपाइल किया जाता है मंथली बेसिस पे, और मंथली बेसिस पे कौन तैयार करता है? हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से मंत्रालय में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक, क्लियर हो गया, सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंडिकेटर है, क्योंकि ये इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो एक प्रकार का इंडिकेटर है जो हमें ये दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट किस प्रकार से चल रहा है। अब सवाल यह है कि इन इंडस्ट्रीज़ में कई बार इंडस्ट्रीज़ को कवर किया जाता है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी। जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कई बार दोस्तों हम अपनी 8 मेजर कोर इंडस्ट्रीज़ की भी बात करते हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की। वो खैर अलग है 8 कोर इंडस्ट्री, वो ये 8 इंडस्ट्री देखने को मिलेगी जिसमें कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ये बताइए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है जब ये हर महीने रिलीज़ होता है। इंपॉर्टेंस ये है, कई बार हमारी सरकारी एजेंसियाँ भी इनका यूज़ करती हैं, जिसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, है ना। अब ये जो अलग अलग मंत्रालय हैं, ये अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं हमारे लिए, देश के लिए। तो उसमें इन एजेंसीज़ का जो ये डेटा है वो यूज़ हो जाता है, ये इंडेक्स को, इस इंडेक्स का डेटा को यूज़ कर लेते हैं वो। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब हमारे देश की इकॉनमी की बात होती है, जब आप जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टरली या एडवांस जीडीपी भी कैलकुलेट करनी होती है, तो उसमें इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा को यूज़ किया जाता है, रेलिवेंट डेटा माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कई बार यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके अलावा कुछ फास्ट न्यूज़ पे आते हैं दोस्तों, कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारा बैकग्राउंड डेटा तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ज़रा मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, है ना। जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया है प्रॉपर नोट्स के साथ में, जितने भी आर्टिकल डिस्कस किए न्यूज़पेपर में, कुछ और आर्टिकल में, जैसे अभी आप देख पाएंगे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। क्या चर्चाओं में है? पीएम मोदी अभी यहाँ पर गणेश पूजा के लिए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके घर जाते हैं। ये आप देख पाएंगे, पीएम मोदी हैं, गणेश जी की पूजा चल रही है, और इधर यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। ये हमारे चंद्रचूड़ जी का ही घर है, वहाँ पे आपको पीएम मोदी भी देखने को मिलेंगे, और ये हमारे सीजीआई देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता है दोस्तों, कोर्ट में जब हम लोग बात करते हैं अपने जुडिशरी में, तो जुडिशरी में अभी के समय पर भारत को सबसे जो मेन पद है इंडिया में, वो जुडिशरी में सीजीआई के पास में होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में होता है, क्योंकि ये सीजीआई हैं, है ना। अब होता क्या है कि घर गए, पूजा वगैरह चला, तो कहोगे दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है? सब लोगों ने यहाँ पर देखा, फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हुए, लेकिन फ़ोटोज़ वायरल होने के बाद में दोस्तों कई सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, ओपोजिशन पार्टीज़ कह सकते हैं, या कई सारे और भी लोग हैं जिनके अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर ये सही नहीं है, गलत है। कुछ लोग यहाँ पर सीधा सीधा इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये गलत है, और आप यहाँ पर ये सही नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पर सीजीआई से कैसे मिलने गए, या घर पे कैसे पूजा हो रही है? ये दोनों यहाँ पर साथ में ही हैं, ये साथ में रहना गलत है। कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इवेंट हुआ, अब यहाँ पर ये अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस इवेंट को कनेक्ट कर दिया गया पॉलिटी के साथ में। अब पॉलिटी के साथ में कैसा कनेक्शन?
भाई पॉलिटी को अगर आप देखते हैं इंडियन पॉलिटी को, तो वहाँ पे हमारे पास में तीनों की पावर्स अलग अलग हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग हैं या नहीं? लेजिस्लेटिव लॉज बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जुडिशरी यहाँ पर देखने का काम करता है कि भाई चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो तीनों के पास में अलग अलग पावर से सेपरेशन के बेसिस पे काम चल रहा है। तो कई जो यहाँ पर प्रशांत भूषण वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जजेस भी आए, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जब सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं इस तरीके से यहाँ पर सीधा सीजीआई के साथ में पीएम का मिलना सही नहीं है। जुडिशरी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ में मिल रही है ना, एक साथ यहाँ पे कभी होना ही नहीं चाहिए, क्यों, जो कि सही बात है और ऐसा हुआ भी नहीं है आज तक। क्योंकि आपको पता है कि अगर जुडिशरी में गवर्नमेंट का रोल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है या गवर्नमेंट सीधा इंटरफेरेंस करने लगती है जुडिशरी में, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में डेमोक्रेसी फिर किस बात की रह जाएगी, आपको पता ही है। क्योंकि देखो, जुडिशरी क्या करेगी, हमेशा चेक लगाने की कोशिश करेगी। मान लो कोई गवर्नमेंट कोई नियम लेकर आती है, रूल लेकर आती है, अब जुडिशरी को लगता है वो सही नहीं है, तो जुडिशरी सीधा बोल देगी, उसको स्ट्रक डाउन कर देगी कि भैया यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, इसको हम खत्म कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। सरकार शांत। तो जुडिशरी यहाँ पर ऐसी चीज़ों को चेक करती है। अब मान लीजिए यहाँ पर सब साथ में हो जाते हैं, है ना, एक साथ मिलकर वर्क कर रहे होते हैं ये जुडिशरी गवर्नमेंट दोनों साथ में, तो गवर्नमेंट चाहे कैसा भी डिसीजन ले, है ना, अपनी जो पब्लिक है उनके लिए कोई भी डिसीजन ले, कैसा भी डिसीजन ले, अगर जुडिशरी उसमें सपोर्ट कर रही है, कुछ नहीं कह रही है, गलत है या सही है, तो बेसिकली यहाँ पर फिर क्या होगा, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो यहाँ पर ये पावर्स मिल रही हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं वायलेट होती हुई नजर आएंगी। तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। लेकिन ये उधर की साइड से यानी बीजेपी की साइड से फिर अपने स्टेटमेंट आते हैं कि देखिए यहाँ पर ये सब गलत है, आप ये केवल और केवल हेट्रेड फैला रहे हैं। वो एक पूजा ही तो कर रहे हैं, इस समय पर गणेश पूजा चल रही है, साथ में शामिल हैं, पूजा कर रहे हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसा थोड़ी है जाकर यहाँ पर वो सीधा जुडिशरी वो सीधा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में मिल गई, ये सब क्या है? तो लोगों का कहना है। तो दोनों तरफ यहाँ पे दोस्तों जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी से वापस में भिड़ चुके हैं इस मैटर को लेकर। बाकी आपके क्या विचार हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पे जब आप देख पाएंगे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना यहाँ पर यह कि ओपोजिशन का जो पार्टी का रिएक्शन है कि साथ में क्यों है, पूजा क्यों कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पर हिंदुत्व के अगेंस्ट में हेट्रेड है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो एक बस खाली यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है, ऐसी यहाँ पर ये पॉलिटिक्स चल रही है, वो यहाँ पर अपनी अपनी साइड से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। बाकी आर्टिकल पढ़कर आप और अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ बना सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी हो। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। तो अगली खबर यह है कि जो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम है दोस्तों, वो 2025 से शुरू हो जाएगा, ऐसा एक ऑफिशियल डेटा है ना। अब ये क्या है, देखिए ज़रा इसको समझिए। जो हमारा इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो हमारी सरकार है वो एक हाइब्रिड टोल मैकेनिज़्म को यहाँ पर शुरू करेगी आने वाले समय पर, जहाँ पे जितने हमारे व्हीकल्स होंगे उसमें कुछ ऑनबोर्ड यूनिट जो रिसीवर सिग्नल्स वगैरह हैं वो उस प्रकार की चीज़ें फिट की जाएंगी, जिसमें यहाँ पर सीधा सैटेलाइट्स के साथ में उनका कनेक्शन किया जाएगा और उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो टोल सिस्टम है हमारा काम करेगा। टोल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो अमाउंट्स वगैरह हैं वो सब डिटेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जल्दी शुरू होगा, कुछ डिटेल्स हमारे सामने आएंगी तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी विस्तार से। चलिए फिलहाल एक और न्यूज़ आर्टिकल हमारे सामने। मणिपुर में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम चल क्या रही हैं, बीच में शांति हो गई थी पिछले साल के बाद में, बट वापस से प्रॉब्लम्स एरप्ट हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर की सरकार ने दोस्तों यहाँ पर अभी इंटरनेट बैन किया, फिर उसको यहाँ पर थोड़ा सा हटाया, अभी भी कुछ जगह पर इंटरनेट बैन है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन से हमला हुआ, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। तो कहीं कहीं पे अभी भी सिचुएशन ख़राब है मणिपुर के अंदर में, तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो मोबाइल डेटा सर्विस है उसको अभी यहाँ पर सस्पेंड कर देंगे। जो स्टूडेंट ग्रुप्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, वहाँ पे उन्होंने पीएम मोदी से बोला है कि प्लीज़ आप जो है इस मैटर को देखिए, एक बार मणिपुर को विजिट कीजिए, है ना, थोड़ा इसके ऊपर बातचीत कीजिए और इस मामले को सुलझाइए। तो इस प्रकार की जो बातचीत है वो यहाँ पर हो रही है इस आर्टिकल में। फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पे बात हो रही है एयर टैक्सीज़ के बारे में। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये होती है एयर टैक्सी, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्मल टैक्सी है वैसे ये उड़ने वाली टैक्सीज़ हैं। तो ये जल्दी इंडिया में रियलिटी होने वाली है, ऐसा पीएम मोदी ने खुद बोला है, एक आर्टिकल में बताया जा रहा है। जैसे आप देख पाएंगे, एयर टैक्सी विल सून बी आ रियलिटी इन इंडिया, पीएम मोदी सेड। जब पीएम मोदी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस चल रहा था एशिया पैसिफिक रीजन में, स्पेशली उस कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर वो हेड कर रहे थे, उसको एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत में एयर टैक्सी रियलिटी होगी और एयर टैक्सी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए
फिलहाल देखेंगे उसके बारे में भी अभी एक और न्यूज़ आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाता है, और इस आर्टिकल पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं बहुत डिटेल से। आगे बहुत सारे और भी अपडेट्स आएंगे तो डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए केवल इसमें कुछ रेलिवेंट डेटा नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखिए, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, वो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीत करते हैं। प्लस यहाँ पे चाइनीज़ जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, उनके साथ में भी यहाँ पर बातचीत होती है। ये आप देख पाएंगे, ये रहे चाइनीज़ वांगी, है ना, उधर यहाँ पर दोस्तों ये रहे अजीत डोभाल जी। तो दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन हुआ है ब्रिक्स समिट के दौरान। ये कब हुआ है दोस्तों? थर्सडे में, यानी कल के दिन, क्योंकि अभी ब्रिक्स का समिट चल रहा है। तो उस ब्रिक्स समिट में स्पेशल फोकस यहाँ पर ये रखा गया है कि जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना, उस रिजॉल्व करवाने के लिए यहाँ पर ये कंट्रीज़ जो हैं सभी की सभी वहाँ पर पहुँची हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना के साथ में कि भाई जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स है, बेसिकली उस डिस्प्यूट्स को भी थोड़ा सा रिजॉल्व करा जाए। और दूसरी तरफ एक बात या एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से बहुत सिंपल सा पूछ ले रहा हूँ कि देखो, ब्रिक्स वगैरह के बारे में बहुत डिटेल्स आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आप लोगों को ये बताना है कि भाई जो ब्रिक्स है आज के समय पर इसमें कितने कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ब्रिक्स अब एक्सपैंड हो चुका है, वही 5 देश नहीं है, इसमें कुछ और कंट्रीज़ भी ऐड अप हो चुकी हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में सही उत्तर सभी लोगों को देना है। ठीक है, नाउ अब आते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का वर्ड ऑफ द डे है कॉन्फ्यूटेशन। कॉन्फ्यूटेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ रिफ्यूटिंग कॉन्क्लूसिवली, यानी किसी कोई बात अपनी कह रहा है ना, उस बात को पूरी तरह से नकार देना, उस बात के प्रति पूरी तरह से डिसएग्री करना, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कॉन्फ्यूटेशन। तो इस वर्ड का यूज़ करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ, क्योंकि सेंटेंस बनाओगे तभी आपका वोकैब स्ट्रांग होगा, आप उनका यूज़ कर पाएंगे मेंस आंसर राइटिंग में, साथ ही साथ में आप उनका यूज़ कर पाएंगे आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, सीसेट के पैसेज के अंदर में। तो डेली बेसिस पे आपको ये वर्ड मिल रहा है जिसका यूज़ करके आप अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब आता है यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताइए, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है इसको डिज़ाइन किया गया है एज अ फंडिंग बॉडी। अब नाम से पता चल रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, तो यहाँ पे फंड इकट्ठा किया जाएगा। और ये जो फंड है ये खर्चा कहाँ पे जाएगा? ताकि अपने देश के अंदर में साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर रिसर्चेस को प्रमोट किया जा सके, है ना, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पढ़ाया भी आपको। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर ANRF के गवर्निंग बॉडी को चेयर करते हैं, तो ये भी सही बात है। PM मोदी ने रिसेंटली यहाँ पर इसको चेयर किया, है ना, और यहाँ पे ANRF के बारे में डिस्कशंस हुए बहुत सारे, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर C बोथ 1 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसका जो गवर्निंग बोर्ड होता है ना, उसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं और इस बॉडी के प्रेसिडेंट भी हैं वो। तो इनकी लीडरशिप या इनके जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी में। बाकी इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हमने एज अ फंडिंग बॉडी बनाया था ताकि अपने देश में हम क्या कर सकें, रिसर्च और डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। इस ANRF का मेन पर्पस क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना रिसर्च और इनोवेशन को लेकर, और उसके लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की गई है 50,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड, जो यहाँ पर एक खर्चा जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज से भी यहाँ पर पैसा आएगा, गवर्नमेंट सोर्सेज से भी बहुत सारा पैसा इसमें फंड में इकट्ठा किया जाएगा। नाउ अब एट द लास्ट प्लेसेस इन न्यूज़ का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको बिना पढ़े मत जाना, क्योंकि कल मैंने आप लोगों से कल बोल रहा हूँ, अभी जो स्टार्टिंग में प्लेसेस इन न्यूज़ में यहाँ पे आपसे बोला है जिम्बाब्वे को एक बार मैप में अच्छे से देख लेना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ मैप में कैसे देखा जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस को। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। तो जिम्बाब्वे रिसेंटली न्यूज़ में आया है, खबरों में आया है। क्यों खबरों में आया है? क्योंकि भारत ने अपना एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट बढ़ा दिया है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे, मालावी, जाम्बिया, इन सब देशों में फूड का शॉर्टेज हुआ, उस खाने की कमी को पूरा करने के लिए भारत ने सपोर्ट किया है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे को एक बार मैप में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का निचला हिस्सा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के पास में ही मालावी है, जाम्बिया है, इन सब में खाना भेजा है इंडिया ने। इधर मोजाम्बिक है बराबर में। तो ध्यान रखिए इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जिम्बाब्वे पहली बात एक लैंडलॉक कंट्री है, और दूसरी बात यहाँ पे जाम्बिया, मालावी, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और उसके साथ साथ यहाँ पर साउथ अफ्रीका,
ये कुछ कंट्रीज़ है जो जिम्बाब्वे के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। मालावी खैर थोड़ा सा दूर है, बट ये यहाँ पर आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी जो उसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। यहीं पर एक छोटा सा कंट्री और है, एस्वातिनी। एस्वातिनी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों, रिसेंटली चर्चा में था। खैर ये काफ़ी अलग है, ध्यान रखिएगा इससे, क्योंकि ये जो चाइना अफ्रीका का समिट हुआ है ना, तो उसका हिस्सा नहीं है एस्वातिनी, तो ये रिसेंटली भी चर्चाओं में था। तो अफ्रीका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट होता है, हर साल एक ना एक यहाँ पर जो कंट्री को लेकर न्यूज़ है वो देखने को मिल जाती है। तो जिम्बाब्वे को आपने मैप में देख लिया, जूम करके देखेंगे तो ये है जिम्बाब्वे। यहाँ पर लेक करीबा आपको देखने को मिल जाती है, ये है यहीं पर, इस पर करीबा डैम है। बाकी आसपास के कंट्रीज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब और क्या पढ़ना है दोस्तों, जिम्बाब्वे किस किस के साथ में बॉर्डर्स को बनाता है, तो बॉर्डर हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। बाकी यहाँ पे जिम्बाब्वे में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कोल, क्रोमियम, उसके अलावा वैनेडियम, लिथियम, टिन, प्लाटिनम जैसी चीज़ें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, वो है माउंट इन्यांगनी। ठीक है, लगभग उसकी हाइट है 8,504 फीट की। ठीक है, और ध्यान रखिए लैंडलॉक कंट्री है, कहाँ पर है, सदर्न अफ्रीका के अंदर में। इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज है जो बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, इसके साउथ में है साउथ अफ्रीका, वेस्टर्न साइड में है बोत्सवाना, नॉर्थ में है जाम्बिया, और ईस्टर्न साइड में है मोजाम्बिक, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी मैप के अंदर में देखा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार रेटिंग ज़रूर दे देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कुछ यहाँ पे ओपिनियंस हो लेक्चर को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं लेक्चर को लेकर। ठीक है, बाकी सेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप वो प्रॉब्लम्स को भी नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, मैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की अपनी कोशिश करूँगा। एक क्लास चीज़ और है, आपको आज क्या क्या गोल अचीव करने हैं, उन गोल्स को भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और शाम में उसको चेक करना कि मैंने उसको अचीव किया है या नहीं किया है। ये डे टू डे की प्लानिंग जो होती है ना, ये भी आपको बहुत हेल्प करती है अपने एग्जाम्स में सक्सेस लाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।